अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर एक और वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के ऊपर। तो केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं, उन दोनों चैप्टरों के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से, आज हम उनको जो इस वीडियो में उनके ऑप्शंस जो है और उनके जो क्वेश्चन जो है वो सारा समझेंगे भी और सीखेंगे भी। लेकिन इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं या आपको पढ़ाना शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल इंसान दोस्ती को सब्सक्राइब कर दें, कंजूसी बिल्कुल ना करें और शेयर, लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। तो आइए चलते हैं। आज की जो एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के मैंने जो 2 चैप्टर सेलेक्ट किए हैं वो है पहला चैप्टर हाइड्रोजन, जो इंटर की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, और दूसरा है थर्मोकेमिस्ट्री। वैसे इसका दूसरा नाम है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो इट्स ऑल अबाउट थर्मोकेमिस्ट्री। तो इसका नाम हमने लिख दिया है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 और इंटर का चैप्टर नंबर 2। सबसे पहला जो सवाल है, पहले हम थर्मोकेमिस्ट्री के पोर्शन के कुछ सवाल करेंगे। टोटल आज की वीडियो में हम 25 सवाल करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 सवाल। तो आप इनको देखें, नोट भी करें, और मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जैसे पहला सवाल मैंने इधर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अबव द सराउंडिंग्स, यानी जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है उससे अबव हो रहा है। तो मुझे बताओ कि ये रिएक्शन जो है वो कौन सा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या दोनों होंगे, या नन ऑफ द अबव। जल्दी आप अपने दिमाग में पहले ऑप्शन सिलेक्ट करें, वो आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, फिर मैं आपको जो है ना वो अपना आंसर बताता हूँ। जल्दी करें। तो ठीक है, आपका हो गया। तो अब इसमें जो है वो चीज़ ये है कि आपको ये आने चाहिए एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडो लफ्ज़ का मतलब ही ये है कि इनसाइड, थर्मिक मतलब हीट, एक्सोथर्मिक एक्सो का मतलब है एग्जिट या आउटसाइड, और थर्मिक मतलब हीट। तो जैसे इसने लिखा है कि सराउंडिंग के जो है अबो, सराउंडिंग के अबो का मतलब ये है कि एग्जिट है, सिस्टम के बाहर जो कुछ भी होता है वो हमारी सराउंडिंग होती है। तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक्सोथर्मिक। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक, यानी आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। ठीक हो गया। तो अगला सवाल मैं लिखता हूँ, आप जरा उसको भी देखें और मुझे आप वो आंसर बताएं, या आप अपने माइंड में वो सोच लें फिर मुझे बताएं, वरना मैं इधर तो बताऊंगा ही सही। चलो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2, इफ वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, इफ वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, if volume of system, if volume of system is kept constant at, if volume of system is kept constant, is kept constant, अब वॉल्यूम ऑफ सिस्टम जो है कांस्टेंट है, एंड हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, देन एंड हीट इज supplied to the system, then क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन नंबर 1, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज एंड वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग्स। पहला ऑप्शन जो है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम increases and work done on the surroundings। पहला ऑप्शन ये है सराउंडिंग्स। ठीक है जी। नंबर बी जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, नंबर बी जो है वो है कि नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अकर्स, नो चेंज इन internal energy occurs। नंबर 2, नंबर सी यानी तीसरा, नंबर तीसरा जो है
internal energy of the system increases and no work is done on the surroundings. Internal energy of the system increases and no work done on the surroundings. नंबर 2 ये है और नंबर सी सॉरी, और जो नंबर डी है हमारे पास वो क्या है? नंबर डी है नो वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग्स. नो वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग्स. ऑन द सराउंडिंग्स. ठीक है जी. तो ये हो गए हमारे पास 4 ऑप्शन. आप सबसे पहले इन चारों ऑप्शनों पर गौर करें और अपना जो सवाल है दिमाग में नोट करें, रख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ. तो देखें इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी. अब सी कैसे होगा जरा देखें. ये कहता है कि इफ वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट. अब सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है. इसका मतलब ये है कि आप समझिएगा एक वेसल है. ठीक है, मैं इधर बढ़ा देता हूँ. ये एक वेसल है. ठीक है जी. अब एक ये वेसल है, इसके ऊपर जो पिस्टन है, ये पिस्टन अगर मैं फिक्स कर दूं, क्या कर दूं? फिक्स कर दूं. कर दिया ना. और नीचे से मैं इसको हीट दे दूं. क्या दे दूं? हीट दे दूं. तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि नीचे से टेम्परेचर आ रहा है. लेकिन ये पिस्टन जो है ये मूव नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स्ड है. तो इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी तो बढ़ गई, लेकिन वर्क डन क्या हुआ? वो नहीं बढ़ा. वर्क डन 0 हो गया. तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन हमारा सही है वो ये है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस एंड नो वर्क डन ऑन द सराउंडिंग्स. तो हमारा जो ऑप्शन जो सही हुआ वो कौन सा हुआ? सी. कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी. क्योंकि एनर्जी तो हम दे रहे हैं, टेम्परेचर हम दे रहे हैं, तो टेम्परेचर की वजह से इंटरनल एनर्जी तो बढ़ रही है, लेकिन सराउंडिंग के अंदर जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है. तो वर्क डन क्या हो रहा है? नहीं हो रहा, 0 हो रहा है. चलो अब हम तीसरा करते हैं. जरा देखें क्वेश्चन नंबर 3. फटाफट से मैं लिखता हूं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस टू मेजर द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? व्हाट आर द स्टैंडर्ड conditions to measure the enthalpy of reaction? To measure the enthalpy of reactions. enthalpy of reactions. ठीक है, ये सवाल है. अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है? पहला 25 केल्विन एंड 1 atm. पहला ऑप्शन जो है हमारे पास 25 केल्विन एंड 1 atm. ये हमारे पास पहला ऑप्शन है. ऑप्शन बी क्या है हमारे पास जी? ऑप्शन बी है 28 केल्विन एंड 1 atm. 298 केल्विन एंड 1 atm. ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है. ऑप्शन सी हमारे पास क्या है? ऑप्शन सी हमारे पास है 25 केल्विन 1 atm and all reactants and products in standard form. यानी 25 केल्विन है और 1 atm है और all reactants जो है and products जो है वो सारे के सारे किसमें है? स्टैंडर्ड फॉर्म. प्रोडक्ट्स एट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. all reactants and products in स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, चलो जी. उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या है? 29 298 केल्विन 1 atm. ठीक है जी, 1 atm and all reactants and products in standard form. ठीक है, ये हमने लिख लिया. अब
आप अपने जहन में एक सवाल का जवाब जो है ऑप्शन जो है वो टिक कर देंगे, कौन सा सही है फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आपने डेफिनेटली टिक कर दिया होगा। अब देखें हमारे पास जो स्टैंडर्ड जो है प्रेशर जो है या स्टैंडर्ड मियर जो कंडीशन है उसके लिए हमारे पास है पहला 25 सेंटीग्रेड। क्या है जी? 25 सेंटीग्रेड। अब यहाँ आप देखोगे तो किसी भी ऑप्शन में 25 सेंटीग्रेड नहीं है, 25 सेंटीग्रेड नहीं है। इसका मतलब है कि 25 केल्विन, जहाँ पर भी 25 केल्विन है वो तो नहीं होगा, 25 केल्विन इसमें भी है और यहाँ पर तो 25 केल्विन है ही नहीं। और दूसरा किसमें है? दूसरा यहाँ है। तो ये दो ऑप्शन तो सीधे सीधे नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि हमने कौन सा मेथड यूज किया? एलिमिनेशन मेथड, कि दो ऑप्शन खत्म हो गए, बाकी बचे दो। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि 25 सेंटीग्रेड, अगर इसको मैं केल्विन में करूँ तो कैसे करेंगे? सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है ना, इस तरह होता है ना फार्मूला। तो 25 में अगर 273 हम ऐड करें तो आएगा कितना? 298। इसका मतलब है कि 298 तो है, ठीक है। अब यहाँ पर है 298 और 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन सिर्फ ये नहीं होगा, हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, यानी जो ऑल रिएक्टेंट्स हैं। और रिएक्टेंट्स किसको कहते हैं? जिनको मिलाएंगे, जिनको मिलाने के बाद हमें क्या मिलेगी? प्रोडक्ट्स मिलेगी। तो रिएक्टेंट्स भी और प्रोडक्ट्स भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो और यहाँ तो हो 25 सेंटीग्रेड, यहाँ हो 29 एट केल्विन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो? 1 atm। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही? डी। चले तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है, अच्छे से आप देखते जाएं, सीखते जाएं, समझते जाएं, ठीक है जी। और लिखते भी जाएं, कमेंट लाजमी करें, लाइक लाजमी करें, ठीक है, कंजूसी ना करें। अब आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन? नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? ठीक है, तो ऑप्शन लिखते हैं। नंबर 1, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, बी। ऑप्शन बी जो है वो क्या है? एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट products is less than the reactants। ठीक है ना, reactants। अच्छा जी, नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है? एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स is equal to the reactants is equal to the reactants। ये हो गया तीसरा। और डी हमारे पास क्या है? नंबर डी क्या है? enthalpy of the reactants or products has no relation। enthalpy of the products or reactants has no relation with the relation being exothermic or endothermic, with the relation being exothermic or endothermic। अब यहाँ देखें, सबसे पहले आपने अपना जो है ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट कर ले, फिर मैं बताता हूँ। अब देखें, आपको पता है कि एंथैल्पी का मतलब क्या है? एंथैल्पी का मतलब है
डेल्टा एच, क्या भाई डेल्टा एच। अब डेल्टा एच हम कैसे मालूम करते हैं, H2 माइनस H1। इसका मतलब ये है कि कभी भी 100% हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। जब 100% प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है कि इक्वल नहीं मिलेगी। बात समझ गए। 100% का मतलब है कि जितना आपने रिएक्टेंट डाला उतनी आपको प्रोडक्ट, तो मतलब इक्वल तो हमें नहीं मिल सकती। तो इक्वल वाला ऑप्शन कौन सा है, सी। तो ये तो नहीं होगा, पहली बात। नंबर दूसरी बात, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रिएक्टेंट हो कम और प्रोडक्ट हो ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप खाए कम और जो निकले वो ज्यादा, यानी खाएं कम और एनर्जी ज्यादा हो, इस तरह भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हमें नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा कि मोर देन प्रोडक्ट। तो दो ऑप्शन तो सीधे सीधे कैंसिल हो गए। अब बचा बी या सी। अब इसमें जो है आप देखेंगे ये लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर रिएक्टेंट्स हैज नो रिलेशन। अब रिलेशन ही नहीं है भाई, ऐसे कैसे होगा, जहाँ तो एक्सोथर्मिक होगा या हाइड्रोथर्मिक होगा। तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं है। तो डेफिनेटली कौन सा होगा, बी। आपको पता है कि ये तो सिर्फ आइडियल केस में होता है कि हमें प्रोडक्ट जो होता है वो 100% मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अगर गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो कुछ पेट्रोल गाड़ी खा जाएगी, बाकी में से वो गाड़ी जो है वो सफर तय करेगी, तो हमें लेस प्रोडक्ट मिलेगी, कुछ हीट कंज्यूम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि लेस देन द रिएक्टेंट्स हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारा ऑप्शन सही हो गया बी। ठीक है, तो अब अगला सवाल हम करते हैं पांचवा। आइए जरा पांचवें सवाल को भी देख लेते हैं क्या कहता है। नंबर पांचवा फटाफट हम करते हैं। वीडियो को शेयर लाजमी करें, लाइक भी लाजमी करें, ठीक है जी। और जो सवाल समझ नहीं आए तो वो आप चैट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। नंबर पांचवा, द हीट ऑफ कंबस्शन वैल्यूज ऑफ द हीट ऑफ combustion values of the heat of combustion values of rhombic sulfur, ठीक है जी। rhombic sulfur कितना है जी, rhombic sulfur and monoclinic sulfur आर में कितना 70960, ठीक है। कैलोरीज एंड 71030 कैलोरीज रेस्पेक्टिवली है, ठीक है जी, रेस्पेक्टिवली है। तो व्हाट इज द हीट ऑफ कन्वर्जन, of rhombic sulfur to monoclinic sulfur, ठीक है। तो ये हमारे पास है सवाल, ठीक है। अब जो हमें ऑप्शन गिवन है वो जरा लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 60, ऑप्शन ए है 60 कैलोरी, ठीक है जी, 60 कैलोरीज। ऑप्शन बी है 70 कैलोरीज, ठीक है जी। और ऑप्शन सी है 80 कैलोरीज और ऑप्शन डी है 90 कैलोरीज। कितना, 90 कैलोरीज। तो आप पहले अपना जो है वो सवाल का जवाब जो है टिक कर दे, फिर मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही आसान है, ठीक है। देखें भाई, बहुत ही आसान है। अभी हमने बताया हीट हम कैसे मालूम करते हैं, H2 माइनस H1, यही होता है ना, H2 माइनस H1। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया H2, ये हमारा H2 हो गया और ये हमारा हो गया H1। तो आइए माइनस करते हैं H2 माइनस H1। अब H2 कितना है 71030, यही है ना। और ये कितना 70960, माइनस करो भाई, 0 में से 0 गया तो 0, ठीक है। यहाँ से 1 आया, ठीक है, तो 10 से यहाँ 1 आया तो 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ बचे 9 में से 9 गए तो 0,
एक में से यहाँ एक तो चला गया तो 0, 7 में से 7 गया तो 0, तो यानी हमारा जो आंसर आया वो कितना 70, तो कुछ भी नहीं था। H2 में से H1 माइनस करना था तो हमारा ऑप्शन कितना आया 70। हमें जो है सवाल को देखकर कंफ्यूज नहीं होना, लॉजिक ढूंढनी है, या ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखकर आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो या अपनी लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, H2 माइनस H1, तो हमारा जवाब आ गया। चलो अगला सवाल करते हैं, अब होगा हमारा छठा 6 सवाल होगा। चलो करते हैं, जरा देखें नंबर 6 क्वेश्चन, फटाफट हम करते जा रहे हैं इंशाल्लाह, बड़ी आसानी से आपको सारे सवाल हम समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इफ डेल्टा ई ऑफ सिस्टम इक्वल टू क्यू, इफ डेल्टा ई ऑफ सिस्टम बराबर है क्यू के, इफ डेल्टा ई ऑफ सिस्टम किसके बराबर है क्यू के, तो वर्क डन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, वर्क डन ऑफ द सिस्टम, ये क्या होगा भाई, वर्क डन ऑफ द सिस्टम इस क्या किसके बराबर होगा। चलो हम ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए क्या है भाई 0, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है भाई, वर्क डन जो है वो पॉजिटिव, ऑप्शन सी क्या है भाई नेगेटिव, ठीक है जी। और ऑप्शन जो है हमारे पास डी है अनडिफाइंड, और डी क्या है भाई अनडिफाइंड है, डी क्या है भाई अनडिफाइंड। तो आप जरा इसका आंसर मुझे बताएंगे क्या होगा। बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान तरीके से आपने इसका जवाब बताना है, जल्दी मुझे बताएं क्या होगा भाई। ये तो बड़ा आसान है, ये क्या है कि भाई अगर डेल्टा ई बराबर है क्यू, डेल्टा ई किसके बराबर है क्यू के ना, जरा देखो इक्वेशन हमारे पास ऐसी होती है कि डेल्टा ई बराबर क्यू, ये होता है प्लस डब्ल्यू या माइनस डब्ल्यू। अगर सिस्टम पर काम हो रहा है तो प्लस, अगर सिस्टम से काम लिया जा रहा है तो माइनस। अब ये कह रहा है कि डेल्टा ई किसके बराबर है क्यू, अब डेल्टा ई क्यू तब होगा जब डब्ल्यू क्या हो, डब्ल्यू हो 0, यही है ना, जब डब्ल्यू की क्या वैल्यू रखोगे 0, तो यहाँ पर ऐसे ही होगा ना, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस 0, तो डेल्टा ई बराबर क्या क्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी 0, तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, और कुछ भी नहीं था। फार्मूला याद करो, पुट करो और वैल्यू, ठीक है। तो आइए भाई क्वेश्चन नंबर हम 7वां करते हैं फटाफट से। लाइक लाजमी किया करें यार, इतनी बड़ी हम वीडियो बनाते हैं अच्छे से, तो लाइक लाजमी किया करें, कंजूसी ना दिखाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हीट कैपेसिटी ऑफ द नंबर 7, हीट capacity of the bomb calorimeter is क्या है 80 किलो जूल पर केल्विन, 80 किलो जूल पर केल्विन, ये है। इफ चेंज इन टेम्परेचर इज 5K, then what is the heat evolved, चलो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है फिर आपने जवाब देना है। नंबर ए 160 किलो जूल, नंबर बी 160 किलो जूल के बाद 320 किलो जूल, नंबर सी है जी हमारे पास 124 किलो जूल, और नंबर डी है 400 किलो जूल, ठीक है जी 400 किलो जूल। तो सबसे पहले आप अपना ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लें, फिर मैं बताता हूँ। अब इसका जो ऑप्शन है बहुत ही आसान है, हमें पता है कि सी की हमें वैल्यू दी गई हुई है। सी हमारे पास क्या है जी, सी हमारे पास है 80 किलो जूल पर केल्विन, और टेम्परेचर यानी चेंज इन टेम्परेचर भी हमें मिला हुआ है, वो कितना है 5 केल्विन, ठीक है जी। तो हमें क्या मालूम करना है, हमें हीट इवॉल्व मालूम करना है, यानी डेल्टा एच हमें मालूम करना है, वो क्या होगा C बराबर डेल्टा T। अब C है 5
5 को अगर 80 से ज़रब करो तो क्या आएगा 0 और 140, क्या आया 0 और 140 किलो जूल। ठीक है जी, 0 और 140 किलो जूल। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन कोई सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जो है यहाँ पर 160 आ गया है, तो 160 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, अगर 5 को 8 से करें तो 40 होगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 140। ठीक है, तो अब ऑप्शन सही है, तो 140 किलो जूल क्या आएगा भाई, 140 किलो जूल, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो ऑप्शन था वो 160 था, 5 को अगर 8 से ज़रब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 140, क्या आ जाएगा, क्योंकि 5 ज़रब 8 करेंगे तो 40, तो ये होगा हमारा ऑप्शन 140 किलो जूल। तो जिसने 140 किया तो वो सही है, जिसने नहीं किया तो वो गलत है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, ये 7वां हो गया। चलो जी, अब हम 8वां सवाल आते हैं। 8वां सवाल पर बहुत ही जल्दी 8वां सवाल भी हम कर लेते हैं। देखें जी, 8वां सवाल बताएं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एक्सेप्ट, क्या लिखा हुआ है, ऑल, 8वां सवाल, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एक्सेप्ट किसके, ऑप्शन हमें मिले हुए, यानी सारे गलत है सिवाय एक के। एक है नंबर 1, Q बराबर डेल्टा H, Q बराबर डेल्टा H, 8 कहाँ पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, 8 कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। और Q बराबर है डेल्टा E, Q बराबर है डेल्टा E 8 कांस्टेंट वॉल्यूम पर, 8 कांस्टेंट वॉल्यूम पर, पहला ये है। आ जाइए नंबर बी पर, दूसरा ऑप्शन क्या है कि Q डेल्टा H है 8 कांस्टेंट वॉल्यूम, Q डेल्टा H है 8 कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और Q डेल्टा E है 8 कहाँ पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, 8 कहाँ पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। चलो जी, नंबर सी है Q बराबर है डेल्टा H 8 कांस्टेंट प्रेशर, और Q बराबर है डेल्टा E 8 कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हो गया नंबर सी और नंबर डी। ठीक है जी, नंबर डी क्या है कि Q बराबर डेल्टा H बराबर है डेल्टा E के। ठीक है जी, 8 कांस्टेंट प्रेशर R 8 कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप जरा इसको देखें, सिलेक्ट करें, फिर मैं बताता हूँ। तो आपने सिलेक्ट कर लिया, आप जरा देखें, सबसे पहले कि जो कांस्टेंट होता है उसमें टेम्परेचर नहीं होता ना, टेम्परेचर को छोड़ के हम हीट को अगर हम देखें तो ये ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि इसमें टेम्परेचर है। ठीक है जी, ये तो नहीं है। ठीक है, और दूसरा आर भी नहीं होगा ना, यहाँ ये होगा, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हमने छोड़ दिया। तो एलिमिनेशन मेथड में अब हमारे पास बचे 2, अब हमारे पास क्या बचे, ऑप्शन 2। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, सी। वो कौन सा सही है, सी, क्योंकि डेल्टा एच जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, और डेल्टा ई यानी एनर्जी होता है वो होता है वॉल्यूम पर। यानी जो इंथैल्पी को हम लिखेंगे डेल्टा एच, तो वो हम तब लिखेंगे जब होता है कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा ई को यानी हम लिखेंगे तब जब होगा हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही, सी। चलो अगला करते हैं, ये हो गया हमारा 8वां, अब हम करेंगे 9वां। ठीक है, सॉरी, ये हमारा जो है 9वां सवाल है। सॉरी, हम थोड़ा सा मिस कर गए, जिसको आप जो है 9वां सवाल कर दें। ठीक है, ये आप इसको 9वां सवाल कर दें, हम 8वां अभी कर दें। ठीक है, चलो जी, क्योंकि वो मिस हो गया था तो हम 8वां अभी करते हैं, ताकि जो मैंने टेस्ट जिनको कराई है वो भी अगर घर पे इसको देख रहे हैं तो उनके अपने की के हिसाब से वो वहाँ करेक्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं 8वां सवाल करूँगा, क्योंकि पहले हमने वो कर दिया था। अब देखें भाई कि एज पर हेसिस लॉ डेल्टा
डेल्टा ई एज पर हेसेस लॉ डेल्टा एच, सॉरी एज पर हेसेस लॉ डेल्टा एच, और ये है समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ अ साइकिल इज क्या होगा, ऑफ अ साइकिल इज क्या होगा, यानी ए है 1, बी है 0 और सी क्या पॉजिटिव और डी क्या नेगेटिव। आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट करें, फिर मैं बताता हूं। अब देखें जी, इसमें जो आपका जो जवाब होगा वो होगा बी। वो क्या होगा, बी होगा, क्योंकि जो हेसेस लॉ है वो हमें बताता है कि आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जो भी स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स होंगे सेम। अब स्टेप सेम होंगे तो एनर्जी सेम होगी, ठीक है। जब एनर्जी सेम होगी तो इजाफा होगा ही नहीं, तो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या, 0, नो चेंज आ रही है तो बी मतलब 0 होगा। तो इस तरह हमारा जो इसमें ऑप्शन हो गया वो 0 हो गया। अब हम करेंगे 10वां सवाल, ठीक है, आ जाएंगे। 10वां सवाल देखो हमें क्या कहता है। 10वां सवाल क्वेश्चन नंबर 10, वो कहता है कि डेल्टा एच विल बी गिवन अ नेगेटिव साइन इन, डेल्टा एच will be given a negative sign in, delta H will be given a negative sign in number 1 decomposition reactions, नंबर ए हमारे पास ऑप्शन है decomposition reactions, नंबर ए है हमारे पास decomposition reactions। नंबर बी है हमारे पास नंबर बी जो हमारे पास है वो है डिसोसिएशन रिएक्शंस, डिसोसिएशन रिएक्शंस नंबर बी है हमारे पास। और नंबर सी और डी हमारे पास क्या है, नंबर सी है एंडोथर्मिक और नंबर डी है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस